स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। जैसा कि सर पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे मैस स्पेक्ट्रोग्राफ के सेटअप को, ठीक है, कि उसके अंदर किस तरह से आयंस इंजेक्ट किए जाते हैं और फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उन पे जो फोर्स लगती है उसकी वजह से वो अपने मैसेस पे डिपेंड करते हुए डिफरेंट रेडिया के अकॉर्डिंगली अपना पाथ कंप्लीट करते हैं, और जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि एक एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं। तो स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकली हम देखेंगे कि ये जो डिफरेंट रेडिया बनाते हैं मुख्तलिफ आइसोटोप्स, ये किस तरह से रिलेट करते हैं मैस से, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास मैसेज होते हैं आइसोटोप्स के, वो हम मैथमेटिकली किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास आइंस होते हैं उनकी एक नैरो बीम आ रही होती है, ठीक है, उनकी एक नैरो बीम आ रही होती है इस मैस स्पेक्ट्रोग्राफ में, ठीक है। तो उनको जब एक्सेलरेट करवाया जाता है तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, वो फिर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, वो इक्वल आएगी वीई के, ठीक है। यहाँ पे अब मैं आपको बताती हूँ कि वीई क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट की जाती है, वो रिप्रेजेंट की जाती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारे पास इक्वल बन जाएगा कैपिटल वी इंटू ई। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन है उसमें जो मैस है वो एम से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। जो हमारे पास एलिमेंट है उसके मैस को एम से रिप्रेजेंट किया गया है, जो आइंस हैं, ठीक है। और साथ ही जो यहाँ पे v है, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं आइंस, वो वेलोसिटी यहाँ पे v से रिप्रेजेंट की गई है, यानी कि स्मॉल v से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो कैपिटल v है, ये मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट कर रही है, ठीक है। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया था, जिसके थ्रू एक्सेलरेट करवाया गया था आयंस को, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किया था मैंने v से। और जो आयंस हैं उनके ऊपर जो चार्ज है उसे यहाँ पे e से डिनोट किया गया है। तो स्टूडेंट्स, मैस स्पेक्ट्रोग्राफ में हमारे पास वो कह रहा था कि जो आयंस हैं उन्हें एक्सेलरेट करवाया जाता है, ठीक है। उन्हें जब एक्सेलरेट करवाया जाता है एक पोटेंशियल के थ्रू, तो मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर जब वो पहुंचते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड बी उनके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करती है, ठीक है। और फिर जब इस फोर्स की वजह से वो एक सर्कुलर पाथ के अकॉर्डिंगली ट्रेवल करते हैं, तो आगे से वो डिटेक्टर में डिटेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। डिटेक्टर का काम ये होता है कि वो देखता है कि कितने नंबर ऑफ आइंस, ठीक है, कितने नंबर ऑफ आइंस पर सेकंड आ रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो नंबर ऑफ आइंस पर सेकंड होते हैं, इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि जैसा कि हमने आइसोटोप्स के टॉपिक में डिस्कस किया था कि हमारे पास एक एलिमेंट जो होता है वो दो आइसोटोप से के मिक्सचर से बन सकता है। जैसे कि जो हीलियम है, ठीक है, वो दो आइसोटोप से मिलकर बनता है, एक हीलियम 4 और एक हीलियम 3, ठीक है। इन दोनों के मिक्सचर से मिलके बनता है। तो जब इनकी अबंडेंस देखनी होती है तो यही जो डिटेक्टर है इसका काम यही होता है कि नंबर ऑफ आयंस पर सेकंड को डिटेक्ट करता है कि एक सेकंड में कितने आइसोटोप्स के हमारे पास आयंस आ रहे हैं। उसके मुताबिक हमें पता चलता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है जो आइसोटोप्स के मिक्सचर से मिलके बना है, तो हमें पता चल जाता है कि इस मिक्सचर में किस आइसोटोप की अबंडेंस ज़्यादा है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो हमने एक एग्जांपल देखी थी इसी हीलियम की, तो उसमें जो हमारे पास हीलियम 3 की अबंडेंस थी वो बहुत कम थी, ठीक है, इसकी अबंडेंस कम थी। और मोस्टली जो हमारे पास हीलियम का मिक्सचर था वो किसकी वजह से था, हीलियम 4 की वजह से इसकी अबंडेंस बहुत ज़्यादा थी। डेट मीन्स कि जब हम एक मैस स्पेक्ट्रोग्राफ में इसी हीलियम के आइसोटोप्स को देखेंगे तो हमारे पास अबंडेंस किसकी आएगी, हीलियम 4 की, यानी कि नंबर ऑफ आइंस हीलियम 4 के ज़्यादा आएंगे एक सेकेंड में। तो स्टूडेंट्स, जब ये आयंस मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरते हैं तो जो इनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है उसे मैं डिनोट करूंगी एफ बी से, ठीक है। और वो क्या फोर्स एक्सर्ट होती है, क्यू वी बी, ठीक है। जबकि यहाँ पे हम इस सेटअप में डिनोट कर रहे थे क्यू यानी कि चार्ज को ई से, ठीक है। और जो वेलोसिटी है इसकी वो वी है और मैग्नेटिक फील्ड बी ही है। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स इन आयंस के ऊपर लगाई थी, जिसकी वजह से वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं, ठीक है। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो स्टूडेंट्स किस रिलेशन से शो की जाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स को शो किया जाता है एफ सी से, ठीक है। और इसका रिलेशन हमारे पास क्या होता है, वो होता है एम वी स्क्वायर ओवर
आर, ठीक है। जहाँ पे जो एम है ये यहाँ पे शो करेगा आइंस के मास को, और जो वी है ये इनकी वेलोसिटी को शो करेगा, और जो यहाँ पे आर है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर को शो करेगा कि वो किस तरह से सर्कुलर पाथ में जो ट्रेवल कर रहे हैं उसका रेडियस कितना है। तो स्टूडेंट्स ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये एक्सर्ट हो रही हैं आइंस के ऊपर, किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड बी की वजह से। दैट मीन्स कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। हमारे पास जो एफ बी है वो इक्वल होगी एफ सी के। तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा ई वी बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, और यहाँ से हमारे पास आर की क्या वैल्यू आ जाएगी? आर की वैल्यू आ जाएगी एम वी ओवर ई बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जितना ज़्यादा मास होगा एक आइसोटोप का, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो रेडियस बनाएगा। तो स्टूडेंट्स उसको यहाँ पे उसी डायग्राम के थ्रू दोबारा से डिस्कस करते हैं जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ की हमने देखी थी, कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे आइसोटोप्स हैं वो दो पार्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, और वो मास पे ही डिपेंडेंट हैं। यानी कि जो हमारे पास अगर ज़्यादा मास का आइसोटोप है, ठीक है, तो वो ज़्यादा जो है कर्वेचर बनाएगा, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका ज़्यादा होगा, और अगर मास कम है तो वो कम बनाएगा, जिसकी वजह से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे आइसोटोप को। और स्टूडेंट इसी रिलेशन को, यानी कि जो हमारे पास इस रेडियस का रिलेशन आया है जो कि इक्वल है एम वी बाई ई बी, इसको दोबारा हम लिख लेते हैं। हमारे पास रेडियस की किसके इक्वल आया है? एम वी बाय ई बी, ठीक है, इसको ठीक तरह से लिख लेते हैं एम वी बाय ई बी। तो यहाँ से हमारे पास m की क्या वैल्यू आ जाएगी? m की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बी ई आर ओवर वी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमने इससे पहले एक इक्वेशन डिस्कस की थी जो कि हमारे पास आई थी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल, ठीक है, तो उसी को यहाँ पे हम यूज करेंगे। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी? इक्वेशन 1 थी हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल वी ई, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास ऊपर m का रिलेशन आया है ये वाला, ठीक है, यहाँ से हम इस तरह करते हैं, v की वैल्यू निकालते हैं, v की यहाँ से वैल्यू बन जाएगी बी ई आर ओवर m, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम पुट करते हैं तो ये हमारे पास अब बन जाएगा हाफ, ठीक है, हाफ m। अब देखें जो ऊपर v है उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा बी स्क्वायर ई स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर m स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू वी ई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक m से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे एक m रह जाएगा, ठीक है। तो अब जो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा वो कैसे बनेगा? m दूसरी तरफ लेके जाएं तो हमारे पास बन जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर ई स्क्वायर बी स्क्वायर ई स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर टू वी ई, ठीक है। जहां पे जो ई है एक इस ई से कटेगा, हमारे पास ऊपर एक ई रह जाएगा, तो हमारे पास मैस अब आ रहा है बी स्क्वायर ई आर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय टू वी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास मैथ्स का रिलेशन आ रहा है, यानी कि इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि जो आइसोटोप है उसका मैस अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब हमें वैल्यू मालूम हो मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, जो आयन के ऊपर चार्ज है उसका पता हो, और जो वो रेडियस बनाएगा इस मैस स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर जब उस पर फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उस रेडियस का हमें पता हो कि उसने कितना रेडियस बनाया है, और जो पोटेंशियल अप्लाई किया गया है v उसकी वैल्यू मालूम हो तो हम मैस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं एक आइसोटोप के। तो स्टूडेंट्स हमने जो डिस्कस किया था कि जो मैस स्पेक्ट्रोग्राफ होता है इसके अंदर एक डिटेक्टर लगा हुआ होता है जो कि नंबर ऑफ आइंस पर सेकंड को मालूम करता है, जिसकी वजह से हमें अबंडेंस का पता चलता है कि एक जो आइसोटोप है उसकी अबंडेंस कितनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके सामने नियॉन के आइसोटोप्स की जो अबंडेंस है उसका ग्राफ बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस पे आयन करंट है। आयन करंट से मुराद ये है कि कितने नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा है एक सेकंड में, ठीक है, और नीचे हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास मौजूद है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ है, यहाँ पे जो पीक्स हैं ये शो कर रही हैं कि कोई एलिमेंट कितना अबंडेंट है, कितना ज़्यादा है, यानी कि कोई आइसोटोप कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है, जिनके एटॉमिक मास नंबर कितने हैं? एटॉमिक मास नंबर है 20, 21 और 22, ठीक
ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हाईएस्ट पीक है वो किसके लिए आ रही है, वो आ रही है 20 के लिए। और यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है इसका मतलब है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ आयंस है इस आइसोटोप के लिए बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास सबसे ज़्यादा एबेंडेंट आइसोटोप है नियॉन का, वो कौन से एटॉमिक मास का आइसोटोप है, वो है 20 एटॉमिक मास का। ठीक है। और उसके बाद देख सकते हैं कि उसके बाद जो नंबर आता है वो किसका आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास 22 का। यह है 22 के लिए छोटी सी पीक है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये सेकंड नंबर पे अबंडेंस में है। और थर्ड नंबर यानी कि लीस्ट अबंडेंट आइसोटोप कौन सा है, वो आइसोटोप है हमारे पास 21 एटॉमिक मास नंबर का। तो दैट मीन्स कि इनको हम नंबर करते हैं कि 20 सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ अबंडेंस वाला आइसोटोप है, 22 उसके बाद है, ठीक है। और उसके बाद जो लीस्ट है वो हमारे पास 21 है। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने ग्राफ देखा है कि देखें मैस स्पेक्ट्रोग्राफ से हमें क्या क्या पता चलता है कि कोई आइसोटोप कितना एबंडेंट है, ठीक है। फिर हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं आइसोटोप्स के दरमियान में। फिर हम देख सकते हैं कि एक एलिमेंट अगर दो आइसोटोप्स या दो से ज़्यादा आइसोटोप्स का मिक्सचर है तो उनकी एबंडेंस कितनी है, ठीक है। और मैस स्पेक्ट्रोग्राफ के थ्रू स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि जो मैस है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं आइसोटोप्स का। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसमें हमने मैस स्पेक्ट्रोग्राफ के थ्रू आइसोटोप को डिस्टिंग्विश किया है और आइसोटोप्स के मैसेज को मेजर करना भी जाना है।